अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान में हुसैन लियाकत और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़। हफ्ते का आगाज बड़ा अच्छा होने वाला है। कल के दिन WTC में शिकस्त हुई है इंडिया को और काफ़ी फैंस खुश भी हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्रिकेट डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा खबरें कुछ ऐसी आ रही हैं कि एशिया कप के हवाले से अच्छी खबरें आ रही हैं। एशिया कप के 4 मैचेस लाहौर में होंगे, बकिया मैचेस श्रीलंका में होंगे, लेकिन आज के दिन हम प्रिसाइसली बात करेंगे WTC के ऊपर, जो कि संडे को फाइनल खेला गया और फाइनल का आखिरी मैच था, आखिरी दिन था, और जब विराट कोहली और रहाणे विकेट पे मौजूद थे। लग ही रहा था कि बड़ी आसानी के साथ ये ऑस्ट्रेलिया, लेकिन जो ही विराट कोहली आउट हुए उसके बाद कोलैप्स हो गई तमाम तर इंडियन टीम। और इस तमाम तर इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एमन नजीब सत्ती, उसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है बहराम काजी, और स्काइप पे हमें ज्वाइन करेंगी अरीबा चौधरी। सबसे पहले एमर साहब आपसे स्टार्ट करते हैं। ये बताएं कि ये हुआ क्या ऑल ऑफ द सडन। आप देखें कि कल की जो सैटरडे की शाम थी उसमें ये लग रहा था कि विराट कोहली और रहाणे बड़े सेट लग रहे थे, लेकिन ऑल ऑफ द सडन विराट कोहली की विकेट गिरी और कोलैप्स कर गया इंडिया। देखिए, टेस्ट क्रिकेट को इसलिए कहते हैं कि इसमें पार्टनरशिप्स सेशन टू सेशन खेलना पड़ता है। पार्टनरशिप्स के साथ आपको खेलना पड़ता है, और कभी एक टीम आपको बहुत अच्छी लग रही होती है, लगता है कि यार ये पिच अब बहुत आसान होगी बैटिंग के लिए, इनके स्ट्रोक्स भी लग रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो ही एक विकेट गिरती है तो आपको लगता है कि नहीं, अब बॉलर्स के लिए भी कुछ चांस है। तो यही हुआ कि विराट कोहली आए थे जब से क्रीज पे, तो वो पॉजिटिव खेल रहे थे, स्कोर की अपॉर्चुनिटीज को देख रहे थे। लेकिन इंग्लैंड में अक्सर हमने देखा कि जो अगर आप ओवर द नाइट आप नॉट आउट आ भी जाते हैं तो आपका जो पहला जो आधे घंटे का खेल होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर टीमें ओवर द नाइट अगर वो नॉट आउट रहती भी, एक पार्टनरशिप लगी भी होती है, तो वो विकेट थ्रो कर देते हैं। यही कुछ विराट कोहली के साथ भी हुआ। बोलैंड बहुत ही सीजन बॉलर हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट का बहुत एक्सपीरियंस लेकर वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आए थे, और बहुत हार्ड लेंथ को हिट करते हैं। उनकी जो क्वालिटी है ना, वो अच्छी जगहों पे गेंद हिट करते रहते हैं, और जो भी गेंद थोड़ा सा मिसबिहेव करता है वो बैट्समैन के लिए ट्रबल करता है। लेकिन जो विराट कोहली का केस है, अब इसमें दो चीजें हैं। विराट कोहली का हमने देखा कि ये इनकी जिस तरह की गेंद पर वो आउट हुए थे कि काफी आउटसाइड ऑफ स्टंप चले गए, वैसे इंग्लैंड में ये अच्छी अप्रोच नहीं मानी जाती कि आप बहुत खुला ड्राइव, जिसको हम देसी अल्फाज में कहते हैं, अपनी बॉडी से बहुत दूर वो ड्राइव मारने चले गए, क्योंकि जब गेंद कहीं ना कहीं इंग्लैंड में इस तरह की कंडीशंस नहीं होती जैसे सब कॉन्टिनेंट में होती है, आप बहुत दूर भी अपनी बॉडी से ड्राइव मारने जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि बोलैंड ने उनको ट्रैप किया, पहले करीब करीब रखी, फिर एक उनको लालच दी, थोड़ा सा गेंद बाहर कर दिया। विराट कोहली अपना वही एक ट्रेडिशनल कवर ड्राइव खेलने के बॉडी से दूर आउट, और जो आउटस्टैंडिंग कैच लिया स्टीव स्मिथ ने, कैच को भी मैं कहता हूं कि बहुत ज्यादा एक मार्जिन जाता है जहां पे बॉलर को जाता है उस ट्रैप सेट करने में। लेकिन विराट कोहली के स्टैंडर्ड से मैच की सिचुएशन को देखते हुए कि किस नहज पे इंडिया खड़ा था, मेरा ख्याल है कि वो इतना अच्छा शॉट नहीं था। अच्छा, कल क्योंकि संडे था और आपको याद होगा कि हम भी एक संडे को फाइनल हारे थे, उसमें इरफान पठान का स्टेटमेंट तो बहराम आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि पड़ोसियों कैसा रहा संडे। तो हम अब कह सकते हैं इरफान को कि कैसा रहा संडे। देखें, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम हुसैन भाई, थैंक यू दावत देने के लिए फिर से। इरफान पठान की इस तरह की गुफ्तगू पे मैं तो कुछ भी ना बोलूं, आपस की बात है, मैं इस तरह की चीज़ से दूर ही रहता हूं आमतौर पे। मगर हाँ, आई थिंक अहमद भाई ने बहुत वैलिड पॉइंट्स रेज किए हैं। इसके ऊपर मैं ऐड ये करना चाहूंगा कि अगर आप मैच की शुरुआत देखें ना, पहले 2-3 दिन काफी इनकंसिस्टेंट बाउंस था, जो कि हमें उस तरह देखने को नहीं मिलता ओवल के अंदर, और शायद इसलिए था क्योंकि जून में पहली दफा ओवल में टेस्ट मैच हो रहा था, कभी हिस्ट्री में जून में ओवल में टेस्ट मैच हुआ हुआ नहीं है। और विराट कोहली की भी अगर आप फर्स्ट इनिंग्स वाली विकेट देखें, इनकंसिस्टेंट बाउंस, मार्नस लाबुशेन कितना स्ट्रगल किए उस बाउंस के साथ, ये चीज कैरी ऑन नहीं की, विकेट जो है फ्लैटन आउट हो गई। एंड आई डोंट थिंक किसी ने भी प्रेडिक्ट किया था ये। तभी जब इंडिया ने कल का दिन 160 समथिंग फॉर 3 पे खत्म किया, 280 और रन चाहिए थे, 7 विकेटें हाथ में थी, तो आप सोचे थे कि आउटसाइड चांस इंडिया का जरूर है। अगर तो पहले सेशन में खड़े रहे रहाणे और कोहली, रन जितने भी हों अगर बस खड़े रहे, तो इंडिया वेल एंड ट्रूली इन द गेम। अब वो ऑब्वियसली टेस्ट क्रिकेट इस तरह खेल है, 1 विकेट ब्रिंग्स 2, और यहां पे आपको दाद देनी चाहिए स्कॉट बोलैंड को। ठीक है, 8 टेस्ट मुकम्मल हो गए हैं, 33 विकेट्स हैं 14.5 की एवरेज पे, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी जीत गए हैं, और उनका बहुत टिट जिताने में भी। तो उनको दात वही सेटअप की देनी चाहिए, जिस तरह वो एक नैगिंग लेंथ कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी में फेंकते रहते हैं, साथ बॉल को वॉबल करते हैं, वॉबल सीम के साथ वो बॉल कभी खड़ी रह जाती है, कभी अंदर आ जाती है, कभी कहीं और चली जाती है। तो आई थिंक उनको बहुत ज्यादा क्रेडिट देना पड़ेगा विराट कोहली के सेटअप में। मैं विराट कोहली के इंटेंट को उतना फॉल्ट नहीं करूंगा, क्योंकि उसी इंटेंट से वो 49 रन बनाकर बैठे हुए थे। इंडिया तेज खेल रहा था, एकदम से प्रेशर ऑस्ट्रेलिया पे आ गया था,
हाँ बुरा शॉट था, नॉट परफेक्टली एग्जीक्यूटेड, मगर उनके इंटेंट को मैं फॉल्ट नहीं कर सकता उसके ऊपर। और बाकी उसके अलावा तो जडेजा को उसी ओवर में बॉलर ने आउट कर लिया और नियरली केएस भारत को भी कर लिया, वो तो स्लिप्स के ऊपर से चली गई। ट्रिपल विकेट मेडन हो सकता था एंड आई थिंक दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द गेम। और जिस तरह की विकेट हो चुकी हुई थी, इस पे आई थिंक काफी मैं क्रेडिट दूंगा बोलैंड को, क्योंकि एकदम से ऑस्ट्रेलिया थोड़ी पैनिक नजर आ रही थी। बोला था उन्हें कुछ प्लेयर्स ने कि वी डिडंट सी एनी डीमंस इन द विकेट दैट वी एक्सपेक्टेड टू सी। तो आई थिंक दैट्स अ बिग की टेक अवे ओवर हियर। ठीक, अरीबा आपकी तरफ आऊंगा। कल ओवल में हमने देखा कि इंडियन फैंस काफी ज्यादा परेशान थे, और क्योंकि उनकी तादाद भी बहुत ज्यादा थी। और क्या आप समझती हैं कि कहां पे इंडिया ने गलती की? अगर वो ये गलतियां ना करते तो शायद वो टेस्ट मैच इतनी आसानी से ना हारते। अगर आप बात करें तो अगर उन्होंने जहां से मैच लूज किया था वो था डे 1 का सेशन थ्री में उन्होंने 137 रन दिए विदाउट एनी विकेट। और आप देखें वो इस तरह का एक इम्पैक्टफुल था कि वहां पर एटलीस्ट 70-80 रन उन्होंने मैक्सिमम दे दिए थे, जो कि नहीं होने चाहिए थे। क्योंकि उसके बाद भी जो डे 4 बात करें और डे 3 की कुछ सेशन बात करें तो वो इंडिया के हक में ही गए थे। लेकिन इवन दो कि उनके फेवर में वो गए, लेकिन वो फिर भी कवर अप नहीं कर पा रहे थे। जो 137-0 हो गया था डे 3 के थर्ड सेशन में। और आप देखिए अभी मैन ऑफ द मैच भी ट्रेविस हेड को दिया गया है, उन्होंने स्कॉट बोलैंड को नहीं दिया, बिकॉज जो इम्पैक्ट क्रिएट किया गया था वो ट्रेविस हेड की इनिंग से किया गया था। तो वहां से एक फर्क पड़ा, क्योंकि अभी भी आप देखें कि अगर लेट्स सपोज ये टारगेट अगर 350 का होता या फिर 300 का होता तो इंडिया की तरफ से आपको डिफरेंट गेम नजर आती है। तो ऑस्ट्रेलिया ने उनको ऊपर आने ही नहीं दिया उसके बाद, इवन दो इंडिया ट्राइड देयर बेस्ट। तो मेरे ख्याल में वही एक सेशन एक वो मैटर कर गया काफी, दोनों टीम्स के लिए वही डिफरेंस क्रिएट किया उस सेशन में। एमर, सैटरडे की शाम तक लग ही रहा था कि मैच बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। रहाणे भी विकेट पे मौजूद थे, विराट कोहली भी मौजूद थे और काफ़ी अच्छा खेल रहे थे। उससे पहले हमने देखा कि टॉप ऑर्डर इंडिया का फेल होता था, रोहित शर्मा भी 42-43 रन बना के आउट हुए। तो ये स्टार्ट ऑफ द डे में, नेक्स्ट डे में आके क्या हो गया इंडिया को? देखिए डेफिनेटली एक तो देखिए वेरिएबल बाउंस ने पहले काफ़ी तंग किया था, और बाद में ऐसा महसूस होने लगा कि बैटिंग के लिए विकेट आसान हो रही है। लेकिन देखिए एशियन टीम्स के लिए मुश्किल हो जाता है, स्पेशली आप देखा होगा कि आपने इतना लंबा सर्वाइव करना। फिर मैं ये सिंपल सी बात कहूंगा कि आप ऑस्ट्रेलिया को कंपेयर करेंगे इंडिया की प्लेइंग 11 के साथ, तो इंडिया की प्लेइंग 11 उस तरह से बैलेंस नहीं थी। मैं ये कहूंगा उन्होंने अपनी बॉलिंग के ऊपर काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ किया। मैंने आपके प्रोग्राम के पहले दिन कहा था कि ये जो ऑस्ट्रेलिया की तीसरी इनिंग्स होगी ये डिसाइड करेगी कि पिच में क्या है, किस तरफ जा रहा है मैच, स्पिनर का क्या रोल होगा। हालांकि जडेजा ने बॉलिंग बुरी नहीं की, उसने अपनी जो एक लिमिटेशन है, जो उसका एक स्टाइल है बॉल का, वो क्विक करता है, थोड़ा तेज गेंद करते हैं, ज़्यादा विड्थ नहीं देते। लेकिन मैं ये कहूंगा कि यार आप देखिए फास्ट बॉलिंग में बहुत कॉम्प्रोमाइज किया। उमेश यादव ने पहली इनिंग्स में बहुत मायूस किया, दूसरे थे उनके पास जो आपका शार्दुल ठाकुर थे। तो आप मुझे बताएं, दो जेन्युइन फास्ट बॉलर के साथ आप इंग्लैंड में नहीं जाते हैं, तो कम से कम 3 बड़े इनको जो है ना वो 3 से 4 अगर ये फास्ट बॉलर होते और अपना एक इंटेंट दिखाते कि अगर ये लेट्स सपोज के जडेजा के बजाय अश्विन के साथ चले जाते। हार जीत अलग चीज है, हार जाते फिर भी, लेकिन लोग कहते हैं यार 11 बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। स्ट्रैटेजी पे फिर बात होती है कि भाई किस वक्त स्ट्रैटेजी ठीक थी, किस वक्त स्ट्रैटेजी ठीक नहीं थी। तो ये तो मुझे तो ऑन द कार्ड्स था, मैं बड़ा मेरा डेम श्योर था कि ये अभी विराट कोहली है, इनमें से जब कोई अजिंक्य रहाणे जो है, अजिंक्य रहाणे कोई एक ही विकेट गिरेगी तो इनका कोलैप्स हो जाएगा। बेसिकली अगर मैं इसको समंदर को कूजे में बंद करने की कोशिश करूं तो जो पहली इनिंग्स में इंडिया ने एक तो बॉलिंग भी इतनी अच्छी नहीं की, जब थोड़ी हेल्पफुल कंडीशंस थी स्पेशली पहले सेशन के अंदर, और जो उन्होंने एक्स्ट्रा रन्स करवा दिए 400 प्लस, वहीं से इंडिया गेम से आउट हो गया था। अच्छा, जिस तरह बैराम अरीबा ने भी बताया और एमर ने भी बताया कि वो जो पार्टनरशिप थी ट्रेविस हेड की और उसके बाद स्टीव स्मिथ की, वहाँ से तो इंडिया के हाथ से गेम निकल गई। लेकिन क्या आप समझते हैं कि टॉस ने भी कोई रोल प्ले करना था? क्योंकि टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला, फिर वो जो क्लाउडी कंडीशंस थी उन्होंने भी इतना ज़्यादा हेल्प आउट नहीं किया। पहले 3 विकेट ही अर्ली मिले इंडिया को। काफी कुछ अनपैक करने को इस सवाल के अंदर, मैं बारी बारी चीजों पे जाता हूं। इस बात में कोई शक नहीं है, मैं दोनों अरीबा और अहमद से अग्री करना चाहूंगा कि द मैच वाज वन इन द फर्स्ट इनिंग्स। ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह 469 बना दिए, 327 फॉर 3 थे वो पहले दिन में, 76 फॉर 3 होने के बाद आपने 251 रन चढ़ा दिए हेड और स्टीव स्मिथ ने। ठीक है वो आकर जल्दी आउट हो गए दूसरे दिन में, मगर वो 400 की विकेट भी नहीं थी, 450 तो दूर की बात है। उस वक्त बॉलिंग कंडीशंस थी। देखिए टॉस जीतकर बहुत ज्यादा कप्तान जो है दुनिया में बॉलिंग ही करते हैं और वो गलत फैसला ना होता। आपने ऑस्ट्रेलिया को 76 फॉर 3 भी कर लिया था, वहां से आप कैश इन नहीं कर पाए। इसमें ऑब्वियसली यू हैव टू गिव क्रेडिट टू स्टीव स्मिथ जो ठक्का लगाकर खड़े रहे, डटे रहे। वो उनको एक काम था कि मैंने आउट नहीं होना, और कर दिखा गए और सेंचुरी फिर से आपको एक बिग मैच में कर दे गए।
उनकी बिग मैचेस में बहुत परफॉर्मेंसेस है ऑस्ट्रेलिया के लिए। आप सारे टूर्नामेंट्स उठाकर देख लें जो ऑस्ट्रेलिया ने अच्छा परफॉर्म किया हो, स्टीव स्मिथ आपको एक अनॉमली नजर आएंगे जो हमेशा ही परफॉर्म करते हैं। और सिर्फ सेंचुरी मत देखें, आप वो कैच भी देखें जो फ्लाइंग कैच लिए स्लिप्स में विराट कोहली की विकेट का। आई थिंक जितना आप बॉलर को क्रेडिट दे रहे हैं उतना स्टीव स्मिथ को भी जाना चाहिए। तो यस हिम, एंड देन ऑफ कोर्स मैन ऑफ द मैच ट्रेविस हेड, क्योंकि जिस अंदाज में वो आकर खेले, प्रेशर रिलीज किया, प्रॉपर काउंटर अटैकिंग नॉक था और विड्थ को बिल्कुल भी नहीं बख्शा। बाद में इंडिया ने थोड़ा शॉर्ट स्टफ पे पकड़ लिया उनको, मगर बाय देन इट वाज टू लेट। तो उनको डेफिनेटली क्रेडिट जाता है वहां पे, बल्क ऑफ द क्रेडिट उन दोनों को ही जाता है। बट आई थिंक बॉलिंग अटैक ने भी अपना काम करके दिखाई दिया। बहुत गंदी फील्डिंग थी बीच में, 3 ड्रॉप कैचेस, फिर 2 दफा पैट कमिंस ने नो बॉल पे आउट किया। वहां पे ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अपना एडवांटेज लूज किया, क्योंकि दिस वाज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये आखिरी दिन वाला टेस्ट मैच था नहीं, ये पहले शायद खत्म हो जाता, मगर वहां पे ऑस्ट्रेलिया ने अनड्यू एडवांटेज आप कह लें इंडिया को दे दिया। और फिर आप टॉस की हद तक जहां तक बात करते हैं ना, तो आई थिंक दे जस्ट कुडंट मेक यूज ऑफ दोस अर्ली कंडीशंस। वो पिच देखकर अक्सर बंदा पहले बॉलिंग कर लेता। अब हाइंडसाइट में अगर आप कह सकते हो कि हाँ पहले बैटिंग कर लेनी चाहिए थी, बट देन अगेन जून में कभी ओवल में टेस्ट हुआ नहीं था, और जितनी वो ग्रीन लग रही थी, मेरे ख्याल से अगर इंडिया पहले बैटिंग करती उस विकेट पे तो उनको ज्यादा मुश्किलात फेस करने को मिलती। वो 400 के करीब फिर भी बच गया। ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा खेल गया, दे वन दिस टेस्ट मैच बिकॉज उन कंडीशंस के अंदर जब ओवरकास्ट भी था, बॉल भी सीम कर रहा था और काफी मूवमेंट थी, काफी परचेस थी विकेट में बॉलर्स के लिए, उस इनिंग्स के अंदर उन लोगों ने 469 बनाए हैं और इसलिए वो डिजर्विंग चैंपियंस है। ठीक, अरीबा आपकी तरफ आऊँगा। ये बताएं कि जिस तरह बात की है यहाँ पर बैराम ने भी और एमर ने भी, आप ये बताएं कि जो टॉप ऑर्डर है उसको भी लेके काफ़ी ज़्यादा अब तशवीश होगी इंडिया को, क्योंकि ये टॉप ऑर्डर काफ़ी अरसे से फेल होता हुआ आ रहा है और दोनों मैचेस में अगर आप देख लें तो इंडियन टॉप ऑर्डर ने कुछ नहीं किया। देखिए, अगर आप बात करें इनके टॉप ऑर्डर की, तो इनकी जितनी भी टेस्ट सीरीज हुई थी उनमें उनका मिडिल ऑर्डर ही स्टेप अप करा था। कभी ऋषभ पंत करे थे, कभी जडेजा करे थे, तो टॉप ऑर्डर इनका काफी शल में लग रहा था। मतलब कि अगर कोई 3 मैच सीरीज है तो इनमें से किसी एक मैच पे चल जाएंगे, बट इन रेस्ट दे विल फेल। तो ऑब्वियसली आई गेस के जो मैनेजमेंट है, सेलेक्टर्स है, दे डू नीड सम चेंजेस एट टॉप ऑर्डर, कंसीडरिंग उनका टॉप ऑर्डर काफी एक्सपीरियंस था। रोहित शर्मा, विराट कोहली, पुजारा पिछले 10-12 साल से टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे, तो आज इनको उनकी टीम की जरूरत थी, इनके एक्सपीरियंस की जरूरत थी। तो वो उस तरह से उसको शो नहीं कर पाए अपनी एक्सपीरियंस को जहां जरूरत थी। तो आई गेस टॉप ऑर्डर पे दे आर सम चेंजेस इनको जरूरत है, लेकिन मिडिल हर दफा पे रेस्क्यू नहीं कर सकता। आपको ऊपर से भी अच्छा स्टार्ट देना पड़ेगा, ऊपर से भी अपनी लाइनअप को कॉन्फिडेंस देना पड़ता है। सो आई गेस हेड्स शुड रोल अमंग देयर मैनेजमेंट एंड देयर सेलेक्टर्स। एमर साहब ये बताएं कि टॉप ऑर्डर की तो बात हो गई, लेकिन हमने बड़ी प्रिसाइसली बात की थी, मेरे ख्याल अरीबा भी उस प्राइम में मौजूद थी, आप दोनों भी थे, चेतेश्वर पुजारा के ऊपर। पुजारा बिल्कुल ही मतलब आउट ऑफ फॉर्म हमें नजर आए इस WTC में। ना पहली इनिंग्स में रन्स किए, ना दूसरी इनिंग्स में रन्स किए। वो वाइड प्लेयर हैं जो कि आई थिंक टेस्ट स्पेशलिस्ट हैं एज फार एज बैटिंग इज कंसर्न फॉर इंडिया। अच्छा, मैं पहले थोड़ा सा पॉइंट ऐड करूंगा टॉप ऑर्डर पे और उसके बाद इस मजीद सवाल की तरफ आएंगे। अच्छा, इंग्लैंड में ना होता क्या है कि इंग्लैंड की कंडीशंस प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट फॉर द ओपनर्स, क्योंकि उनको नया गेम सी ऑफ करना पड़ता है और हमने दुनिया के बड़े बड़े ओपनर्स को वहां पर, जो बाकी दुनिया के कई रीजन्स में अच्छा खेल रहे होते हैं, लेकिन इंग्लैंड में आके उनको प्रॉब्लम होती है। दूसरा ये कि शुभमन गिल और आप बात करेंगे रोहित शर्मा के, दोनों स्ट्रोक प्लेयर हैं, डिफेंस इनका कमजोर है। हमने इवन शॉर्ट फॉर्मेट में भी देखा है कि रोहित शर्मा को मूविंग गेंद, स्पेशली आमिर या शाहीन अंदर आती हुई गेंद में प्रॉब्लम करते रहे हैं। इसके बाद जो शुभमन गिल हैं, उनको भी हार्ड लेंथ से बॉल जब अंदर आता है 6-7वें स्टंप से या वहीं से बाहर निकलते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है ये अभी। और इसके साथ साथ देखिए बात यह है कि शुभमन गिल को इन्होंने लेकर आए, ये स्क्वायर ऑफ द विकेट बेसिकली ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि ये पीछे बैकफुट पे स्टे करते हैं और इनका एंगल बैट बहुत अच्छा आता है। आईपीएल खेल के आ रहे हैं, प्रॉब्लम यह मैं फिर यहां ब्लेम करूंगा कि ये आईपीएल खेल के इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं, इनके जो खेलने के जो तरीकाकार है, हैबिट्स जो डेवलप हो जाती हैं, वो इतनी उस तरह की हो जाती हैं कि फिर फौरन से एक टेस्ट मैच के लिए एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। और फिर मैं वो वर्ड यूज करूंगा, दोनों स्ट्रोक प्लेयर हैं, रोहित शर्मा भी, क्योंकि रोहित शर्मा तो पूरे करियर में टेस्ट क्रिकेट का रेगुलर पार्ट नहीं रहे, अभी तो पिछले कुछ साल हुए हैं कि इनको अब टेस्ट क्रिकेट में लाया गया है। तो मैं ये कहूंगा कि टॉप ऑर्डर का जो है वो इनको एक, इनके पास अभी भी गुंजाइश है कि ये अच्छा सीजन कॉम्पैक्ट और जिसका डिफेंस टाइट हो, इस तरह का ओपनर इनके पास कुछ चॉइसेस हैं, मयंक अग्रवाल हैं और कुछ ऐसे नाम इनके पास जरूर मौजूद हैं। पृथ्वी शॉ की बिल्कुल बात नहीं करूंगा, क्योंकि उनका अभी भी मैं जो फ्लॉप जिसके ऊपर वो बाहर हुए थे, मुझे वो फ्लॉप भी नजर आता है कि उनका बैट बॉल खुल जाता है और वो अंदर आती हुई गेंद पे उनको बड़ा प्रॉब्लम होता था। मसला ये होता है कि ये सारे वो प्लेयर हैं
कि ये अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में जाते हैं और फिर उन्हीं इश्यूज के साथ, प्रॉब्लम्स के साथ खेलते रहते हैं, स्कोर करके फिर आ जाते हैं, आम आवाम शोर मचाती है, वो रन्स कर रहा है, लेकिन इशू वहीं स्टे करता है। तो बहरहाल इनको ये टॉप ऑर्डर का पुजारा पे मैं जल्दी से आता हूं। पुजारा मुझे ना काइंड ऑफ अजहर अली टाइप, थोड़ा अजहर से बेहतर इनका रहा, लेकिन उस तरह का इनका करियर देखो, स्टार्ट बहुत आउटस्टैंडिंग इनका, एक बड़े विकेट पे खड़े होने वाले प्लेयर, टेम्परामेंट वाले प्लेयर, विकेट की कीमत रखते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों से पुजारा का ग्राफ बहुत ही डाउन गया। हालांकि अभी वो काउंटी क्रिकेट भी खेलते हैं, लेकिन पुजारा ने भी इस टेस्ट मैच में काफी मायूस किया एज अ सीनियर प्लेयर, और उनका ग्राफ भी काफी डाउन किया। हालांकि वो बड़े जबरदस्त प्लेयर हैं इस फॉर्मेट के, लेकिन पिछले कुछ सालों से उनका ग्राफ जो है वो नीचे है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया में तो अच्छा खेले थे पुजारा। पुजारा का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी बहुत अच्छा खेले हैं वो, बल्कि बड़ा रिसेंटली जब ऑस्ट्रेलिया गया था वो ट्रॉफी खेलने इंडिया में, तो वहां पे अच्छा खेले, वहां पे तो चले। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है, छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे तो इस तमाम तरह इशू को जो है बात करेंगे, स्पेशली आईपीएल के ऊपर बात करेंगे, जो 2.5 महीने का उनका सीजन होता है, उसके बाद वो WTC खेलने चले गए, क्यों गए और उसके बाद रिजल्ट्स क्या निकले। स्टे विद अस, वेलकम बैक टू शो। और स्ट्रेट अवे बहराम काजी की तरफ चलेंगे और चेतेश्वर पुजारा के ऊपर इनपुट दी थी एमर ने, और अब देखते हैं कि बहराम काजी क्या कहना चाहती। जी बहराम। जी, मैं कहना ये चाह रहा था कि अगर आप रिकॉर्ड देखें चेतेश्वर पुजारा का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, whether that be in India, whether that be in Australia, एग्जेम्पलरी है, बहुत अच्छा खेले हैं वो, और बल्कि ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को बड़ा तंग किया है अपनी विकेट ना दे के। उनका यही स्टाइल रहा है, वो डॉगेड और ग्रिटी रहे हैं। अजहर अली के साथ अच्छा कंपैरिजन है मेरे ख्याल से जो एमर भाई ने दिया है, और अभी वो ससेक्स के लिए भी अच्छा खेलता हुआ थे, 2.5 साल से खेल रहे हैं और कप्तानी भी कर रहे थे उनकी। ही वॉज बेस्ट पोजिशन्ड टू प्ले दीज कंडीशंस। उनकी मेरे ख्याल से आई थिंक अप्रोच इस दफा डिफरेंट थी, वो ठक्का लगाने नहीं आए थे इस दफा, वो अपनी शॉट्स खेल रहे थे और कुछ रन्स भी मिले उनको उससे। और आई गेस जब आप 444 चेस कर रहे हो तो मैं इतना फॉल्ट भी नहीं करूंगा उस इंटेंट को, अगर वो उनकी अप्रोच थी तो मैं उसको इतना फॉल्ट नहीं करूंगा, मगर परहैप्स अगर वो अपने रोल पे खेलते तो शायद वो बेहतर रहता, क्योंकि आपके पास अटैक करने के लिए प्लेयर्स थे। शुभमन गिल लाइक वी सेड स्ट्रोक मेकर है, मगर इनएक्सपीरियंस्ड है। ये बहुत बड़ा स्टेज था और टेस्ट क्रिकेट में उनकी कोई 30-35 की एवरेजेस से ज्यादा नहीं है। रोहित शर्मा पे थोड़ी डिसएग्रीमेंट है मेरी बाकी पैनलिस्ट से। आई थिंक रोहित शर्मा इज वेरी वेरी गुड टेस्ट प्लेयर, पर्टिकुलरली इन इंग्लैंड। लेट एंट्रेंट है, बहुत देर बाद मौका मिला, पहले ओपन नहीं करते थे, फिर ओपन करके रन्स किए, इंग्लैंड में रन्स कर दिए, कप्तान भी थे और अच्छा खेल रहे थे। बहुत गंदा शॉट मार दिया नेथन लायन के खिलाफ, वरना जिस तरह रोहित शर्मा खेल रहे थे ना, बड़ा मुश्किल हुआ था ऑस्ट्रेलिया के लिए, बहुत अच्छे स्ट्रोक्स उनके टाइम हो रहे थे। तो आई थिंक इंडिया को इतना कोई ट्वीक अभी करने की इमीडिएट फ्यूचर में जरूरत नहीं है। आई थिंक शर्मा शुड स्टिल प्ले टेस्ट क्रिकेट, और ऑब्वियसली गिल इज द फ्यूचर। मयंक अग्रवाल के आपके पास ऑप्शन थी, मगर आई वुड ऑलवेज पिक गिल ओवर अग्रवाल। बाकी केएल राहुल की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी इंग्लैंड में एज एन ओपनर, अगर आप पिछले टूर पे जाएं, मगर केएल राहुल इंजर्ड है, तो ये एक मसला था। आई डोंट थिंक इंडिया हैज टू मच इश्यूज विद द टॉप ऑर्डर, बट इस पर्टिकुलर इंस्टेंस में दे वेंट फॉर इट। इंडिया वेंट फॉर द विन। इस चीज पे हमें थोड़ी उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि वो डरे नहीं, दे वेंट फॉर इट और इट डिडंट कम ऑफ। बाकी या आप कह सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया की भी अच्छी बॉलिंग थी, मगर आई थिंक इंडिया जिस प्लान से आया था ना, उस प्लान में उतनी कमी नहीं थी, एग्जीक्यूशन में कमी थी। अरे भाई ये बताइएगा, आईपीएल के हवाले से भी बताइएगा कि 2-2.5 महीने का सीजन खेल के आया, जिस तरह एमर ने भी बताया, और उसके बाद स्ट्रेट अवे आके आप WTC खेल रहे हैं, तो मेरा ख्याल है माइंड फ्रेम भी वही बना होता है T20 क्रिकेट का, और वाइट बॉल से जब रेड बॉल में शिफ्ट होता है तो आई थिंक 1-2 टेस्ट तो आपको लग ही जाते हैं एडजस्टमेंट करने में। तो इंडियन क्रिकेट साथ म्यूचुअली एग्री किया हुआ है कि WTC का फाइनल था और 2 वीक्स का तो गैप, 2.5 महीने का, और कुछ बॉलर कुछ बैट्समैन जो फाइनल थे, सम ऑफ देम डिड लुक टायर्ड, फिटनेस का भी कंसर्न आ जाता है। या तो आईपीएल बहुत पहले होता या इसके बाद जाता, इश्यूज, देयर शुड बी सम गैप। अच्छा सर, एम एस धोनी के जो बारे में भी मैं बात करना चाहूँगा। जब एम एस धोनी कैप्टन थे तो ट्रॉफीज़ आ रही थी, और जिस भी जगह पे इंडिया फाइनल खेलता था तो जीत भी कंफर्म होती थी, एक बंच ऑफ प्लेयर्स भी अच्छे बना लिए थे। लेकिन आफ्टर द डिपार्चर ऑफ एम एस धोनी, डू यू थिंक कि इंडिया कहीं ना कहीं भी स्ट्रगल कर रहा है, स्पेशली इन द ग्रैंड फिनाले ऑफ एनी इवेंट? आप चैंपियंस ट्रॉफी देख लें पाकिस्तान के खिलाफ, WTC देख लें न्यूजीलैंड के खिलाफ, WTC अब देख लें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। देखिए, जो आप MS धोनी की बात कर रहे हैं,
एक चीज़ मैं आपके चैनल से क्लियर करना चाहूंगा कि एमएस धोनी की कप्तानी में वाइट बॉल बहुत अच्छी थी। टेस्ट क्रिकेट में एमएस धोनी का रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। हाँ, उसमें अवे सीरीज तो बल्कि वो टॉकिंग अबाउट फाइनल्स, फाइनल जहां भी वो पहुंचे उस वक्त डब्ल्यूटीसी का फाइनल नहीं था। अच्छा, उसमें ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि वाइट बॉल में तो वो जीनियस हैं, मतलब कि वाइट बॉल में मेरा ख्याल उनका रिकॉर्ड उनके लिए बोलता है। हमें उस पर ज्यादा क्या हम बात करें कि बड़े स्टेजेस के ऊपर वो अपनी ब्रिलियंस की वजह से, बल्कि कहीं हमने ऐसे वाइट बॉल में मैचेस देखे जो इंडिया लग रहा था कि शायद हार जाएगा, लेकिन क्रूशियल मोमेंट्स में उन्होंने ऐसे आउटस्टैंडिंग बॉलिंग टिप्स दी अपने, या उस तरह की बॉलिंग चेंजेस की, या इस तरह के डिसीजंस लिए जिससे वो मैच बिल्कुल इंडिया के हक में हो गया। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में देखें दो चीजें, एक तो ये कि उनका टेस्ट रिकॉर्ड एज अ कैप्टन इतना अच्छा नहीं है इंडिया के लिए। इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में बेहतर हुए विराट कोहली की कप्तानी के अंदर, जहां पे ये थोड़े राइज किया था इंडिया ने। दूसरा ये था कि जो एमएस धोनी के पास, मैं ये भी थोड़ा उनको थोड़ा मार्जिन भी दे रहा हूं कि उनके पास रिसोर्सेज भी इतने अच्छे नहीं थे उस वक्त। आप ईशांत शर्मा को देखेंगे तो वो भी इतने अच्छे टेस्ट फास्ट बॉलर नहीं हुआ करते थे। कभी उनके पास मुनाफ पटेल की बड़ी मीडियोकर सी बॉलिंग हुआ करती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और अभी कुछ बैटिंग शुरू से ही उनके पास अच्छी रही है, लेकिन जो बॉलिंग बहुत ही मीडियोकर लेवल की इंडिया के पास होती थी, तो उस वजह से भी इंडिया जो है वो इनकी कप्तानी में अच्छा नहीं कर सका। लेकिन हाँ, मैं विराट कोहली को जरूर कहूंगा कि जब वो आए ना, वो शायद राइट काइंड ऑफ एटीट्यूड लेकर आए थे एज अ स्किपर टेस्ट क्रिकेट में, जहां पर उन्होंने काफी खुद भी परफॉर्म किया सारे सिनेरियो में। बहुत सारी डबल सेंचुरीज भी विराट कोहली ने जो है वो स्कोर की थी। लेकिन ये बात जो आपकी, मैं इस पर थोड़ा सा वक्त दूंगा कि जो इंडिया क्यों बड़े स्टेजेस पे रह जाता है। मेरा जाती राय के मुताबिक बड़े स्टेजेस में, चाहे वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हो, लास्ट टाइम न्यूजीलैंड ने इनको हराया था, इस मरतबा इनको ऑस्ट्रेलिया ने हराया है, या आईसीसी की जो ट्रॉफीज हैं बाकी वाइट बॉल क्रिकेट की हम बात करेंगे, ये थोड़ी सी डिफेंसिव अप्रोच के साथ जाते हैं। यानी डिफेंसिव इन अ सेंस कहूंगा कि कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। एक होता है ना कि आउट एंड आउट गए और बड़ी अग्रेसिव क्रिकेट खेली कि भाई अग्रेसिव क्रिकेट खेली कि भाई हमें हार जीतनी, तुम अच्छी क्रिकेट खेलो, अग्रेसिव क्रिकेट खेलो, ऑपोजिशन को तुम खुद ही डाउन कर लोगे। ऐसा नहीं था। ये बहुत ही, चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ मैचेस में आप देखें या किसी और के खिलाफ भी ये मैच खेले, तो ये थोड़े रिजर्व रहकर खेले यार, सेफ ओपनिंग में। आप मुझे कोई एक मैच भी शायद मुझे याद नहीं आता कि कोई फाइनल या सेमीफाइनल उन्होंने खेला और उनके ओपनर्स ने आके बर्स्ट कर दिया, ऐसा नहीं हुआ। ये बड़े क्या विकेट बचानी है शुरू में, बाद में देख लेंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि इंडिया को बड़े स्टेजेस पे पहुंच के थोड़े बड़े दिल के साथ, बेहतर स्ट्रेटजी के साथ जो है वो आना पड़ेगा। रिजर्व अप्रोच या कैलकुलेटेड रिस्क वाली जो चीज है ना, वो उनके लिए अभी वर्क नहीं कर रही है। अच्छा बैराम, शुभमन गिल के कैच के हवाले से बताएं। पूरी दुनिया में वो कैच जो है ना, उसका शोर मचा हुआ है, वो क्या था और वो अंपायर गलत थे या फिर तमाम तर जो ट्रोलिंग हो रही है वो गलत है? देखिए, इस पे तो आई कीप इट शॉर्ट, उसके बाद मैंने जरा कुछ और बातें करनी मैं वो कर लूंगा। डेफिनेटली कैच लेजिटिमेट था। देखिए, रूल बुक ये कहती है, और मजहर अरशद का एक ट्वीट है, अगर किसी ने जाकर चेक करना है वो चेक कर लें। फिंगर्स अंडरनीथ द बॉल थी बिफोर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड, और जब ग्राउंड पे भी टच हुआ, आप देख सकते हो उनकी 2 उंगलियां वहां पे हैं, फिर वो ग्रास को टच हो रहा है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए मेरे ख्याल से लेजिटिमेट कैच था, और सॉफ्ट सिग्नल रूल खत्म हो चुका है। पहली ऐसी इंस्टेंस थी कि बस अब ये थर्ड अंपायर कॉल थी, ही हैड नो इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द अंपायर टू गो विद। मेरे हिसाब से तो ये एक सक्सेस थी, क्योंकि फॉर मी दैट वाज आउट। अगर मैंने डिसीजन देना होता तो रिचर्ड केटलब्रो मेरा एक ही डिसीजन होता। बाकी देखिए, इस तरह की चीजें तो होती हैं, इस पे डिबेट होगी, इस पे डिस्कोर्स होगा, क्योंकि ऑब्वियसली एक साइड नाखुश है इसके साथ। और शुभमन गिल आई थिंक वाज अ बिट इमेच्योर जब उन्होंने ही ट्वीट कर दिया उस तस्वीर को। तो दैट इज नॉट समथिंग दैट आई एंडोर्स, एंड आई थिंक बस अंपायर ने, शादाब खान ने कहा था ना, एक दफा अंपायर ने दे दिया आउट तो बस हो गया आउट। बट अर्लियर वाली कॉन्वर्सेशन में आई वुड लाइक टू चाइम इन। आई थिंक मैं भी अग्री करूंगा अमर भाई से कि महेंद्र सिंह धोनी का अगर आप अवे टेस्ट रिकॉर्ड देखें तो काफी सब स्टैंडर्ड है, बल्कि वो तो व्हाइट वॉश खाते रहे इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में। आप ये आर्ग्यूमेंट जरूर ला सकते हो कि वो वाली रिसोर्सेज नहीं थी, मगर विराट कोहली ने भी अपनी रिसोर्सेज ग्रूम की थी, एंड आई थिंक ही वाज अ स्प्लेंडेड टेस्ट कैप्टन। मेरे हिसाब से तो उनको ही टेस्ट कैप्टन रहना चाहिए था, एंड दैट कुड बी एन इशू। बट इंडिया का मैं ये भी मानता हूं कि अब आपके पास सबूत है। देखें, 2013 से कुछ जीते नहीं है वर्ल्ड स्टेज पे। बायलैटरल्स में बहुत अच्छा खेलते हैं, जो वो क्रिकेट बोलते हैं ना हम खेलना चाहते हैं, बायलैटरल्स में नजर आती है। बिग स्टेज पे थोड़े से रिजर्व हो जाते हैं वो, बट आई थिंक इस इंस्टेंस में नहीं हुए। आई थिंक दे एक्चुअली वेंट फॉर इट। और 444 बहुत स्कोर होता है, आसान करना नहीं है वो। अगर ये 300 350 स्कोर होता तो मेरे ख्याल से इंडिया ने कर ही जाना था। शायद विराट कोहली वो शॉट भी ना खेलते, शायद वो कहते हम आराम से निकाल लेंगे, द बल्क ऑफ द वर्क इज डन। बट हाँ, कोहली एज टेस्ट कैप्टन आई थिंक वाज द बेस्ट इंडिया हैड। ये उनकी गलती है कि उनको सैक किया। और एमएसडी की ओडीआई और टी20 में तो कोई मुकाबला ही नहीं है ना, सब कुछ वो चैंपियंस ट्रॉफी, टी20 वर्ल्ड कप, असल वर्ल्ड कप सब जीते हैं। मगर टेस्ट क्रिकेट में ना उनके पास वो सलाहियत नहीं थी मेरे हिसाब से, क्योंकि उनके रिजल्ट्स दे स्पीक फॉर देमसेल्व्स। अच्छा अरीबा, थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया के हवाले से भी अब बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भी बड़ा शानदार परफॉर्म किया, और ऑस्ट्रेलियंस जो ये बड़े टूर्नामेंट होते हैं, फाइनल होते हैं, उसके लिए जाने जाते हैं। और आज एक दफ़ा फिर उन्होंने
देख लें कि संडे को चैंपियंस ट्रॉफी जो हुई, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुई, उसमें उन्होंने साबित कर दिया कि वो जब भी ट्रॉफी होती है तो वो फिर अलग से खेलते हैं। देखें, अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो उनके लिए जीतना मतलब कि एक चाइल्ड्स प्ले की तरह है। वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल टीम है क्रिकेट की हिस्ट्री में। देखिए, उनके अंदर लूजिंग नजर नहीं आता। वो उनके अंदर एक चैंपियन मेंटालिटी है। अगर उनके बॉलर्स को देखें, आई मीन दे मीन बिजनेस। वो वहां पे स्लेजिंग भी कर रहे हैं, वो वहां पे बाउंसर भी मार रहे हैं, रिस्ट पर भी बॉल मार रहे हैं। वो इंतहा एक नॉन अपोलोजेटिक वे में खेला है, तो उनके लिए जीत मैटर करती है। सेकेंडली, उनके अंदर फियर ऑफ लूजिंग नहीं है। अगर आप सब कॉन्टिनेंट टीम्स की बात करें, उनको होता है हमारे मुल्क में एक ही स्पोर्ट है जिसकी बेतहाशा व्यूअरशिप पर हम पर ही नजरें हैं, तो थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में चला जाता है कंसिडरिंग के फियर ऑफ लूजिंग देने वाली बात। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को आप देख लें तो वो खुलकर खेलते हैं। वो उस दिन ज्यादा अग्रेशन शो करते हैं। उनको होता है कि हमने बस जीतना है। ऑस्ट्रेलिया के आप देखें, वो भी टेस्ट मैच की अगर सेलिब्रेशन देखें, दैट इज प्रीटी ऑर्डिनरी है। उनके लिए कोई नई बात नहीं थी आईसीसी टूर्नामेंट जीतना। दे नो द आर्ट ऑफ हाउ टू विन अ टूर्नामेंट, कोई भी आईसीसी टाइटल हो। और आप देखिए, उनकी गोल्डन जनरेशन नहीं है। ये इनकी जो 2000 की जनरेशन थी, इनकी गोल्डन जनरेशन नहीं है। लेकिन इसके बावजूद इसी पूल ऑफ प्लेयर्स ने इनको 3 आईसीसी टाइटल जितवाए हैं। इनको 15 में ओडीआई वर्ल्ड कप, फिर 21 में टी20 वर्ल्ड कप, और भी ये टेस्ट में तीनों फॉर्मेट्स की आईसीसी टाइटल्स इस पूल ऑफ प्लेयर्स ने जीता हुआ है। तो आई थिंक दे डू हैव अ चैंपियंस मेंटालिटी, और वो मेंटली बहुत स्ट्रांग है व्हेन इट कम्स टू हैंडलिंग प्रेशर, और टेक्टिकली भी बहुत आगे नजर आते हैं इन प्ले। थोड़ा सा अगर मैं ये ऐड कर दूं, आई थिंक बहुत अच्छे पॉइंट्स रेज किए हैं रीबा ने, क्योंकि इंडिया में इतनी तादाद क्रिकेट देखती है तो प्रेशर वो आ जाता है। तो डेफिनेटली दिस कुड हैव अ रोल टू प्ले कि वो क्यों नहीं कुछ जीत पा रहे। और ये बात होगी, ये हुडू वाली बात नैरेटिव में आ गई है। आपके लोग इसके बारे में बात करेंगे, दे हैव टू डील विद दिस। क्या ये प्लेयर्स खुद ये समझते हैं कि हम अंडर प्रेशर आ जाते हैं, हम चोक कर देते हैं? दैट्स व्हाट मैटर्स। क्योंकि अगर तो उनके दिमाग क्लियर हैं तो मेरे ख्याल से उसमें कोई मसला नहीं है। बाकी ऑस्ट्रेलिया ने सब कुछ जीत लिया, फर्स्ट एवर टीम टू कंप्लीट द सेट, राइट? कोई ऐसी ट्रॉफी नहीं क्रिकेट में जो वो नहीं जीते, और ऐसी कोई टीम है नहीं जिन्होंने ये किया हो पहले। तो उनको इस पे डेफिनेटली दाद देनी चाहिए। बल्कि शो से पहले अमर भाई और मैं यही बात कर रहे थे कि ये हारे कब है फाइनल हमारी जिंदगियों में। तो कोई 2 इंस्टेंसेस हमें याद आए हैं, 96 का फाइनल और वर्ल्ड कप का श्रीलंका के खिलाफ, और T20 वर्ल्ड कप का फाइनल इंग्लैंड के खिलाफ। आई थिंक 2010 में था वो। अमर भाई, आपको कुछ और याद आ रहा है? जी, मुझे अपनी लाइफ में तो सिर्फ यही याद आ रहा है कि जब ऑस्ट्रेलिया को जा रहे थे 1999, 2003, 2007। तो अब इनकी अपनी ज़िंदगी में तो यही देखें कि इंस्टेंस के बड़े मैच टूर्नामेंट में या बड़े मैचेस में ये जीते चले गए। अब आप ये देखिए, इनके वर्ल्ड कप गिने आप ज़रा। 87 का वर्ल्ड कप जो है ये जीते हैं, 92 में चले पाकिस्तान जीत गया, 96 का फाइनल खेले, 99 जीते, 3 जीते, 2003 जीते, 7 जीते, 11 में चले इंडिया में था, थोड़ा कंडीशंस के लिए डिफरेंट थी, 15 जीत गए, फिर इस इन बिटवीन इसके बीच में चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते और T20 वर्ल्ड कप भी जीत गए अभी 21 में। तो मतलब इनके लिए इतनी ग्लोरी है। ये प्रॉपर केस स्टडी है स्पोर्ट्स में कि यार ऑस्ट्रेलिया को पढ़ना चाहिए कि नहीं, वैसे एमर ये केस स्टडी है ना, जिस तरह बैराम ने भी बात की कि अब प्लेयर्स को मतलब समझाते हैं, मतलब साइकोलॉजिस्ट तो हर टीम के साथ होते हैं, लेकिन इनकी कोई ऐसी साइकी है कि अगर टॉप टीम ना भी हो तो ये ले जाते हैं। इनका स्पोर्ट्स का भी असल में ये सिस्टम है पूरा, इनका जो डायनामिक है ना, एज अ कंट्री स्पोर्ट्स बहुत सीरियसली लेते हैं। आप देखें कितनी प्राइड महसूस होती है ऑस्ट्रेलियन को बैगी ग्रीन पहन के। उसके लिए वो इतनी बड़ी चीज है कि मैंने सिर्फ ये टोपी पहन ली है, आई गेट टू रिप्रेजेंट ऑस्ट्रेलिया। और वही नेवर से डाई एटीट्यूड जो है ना, वो बहुत बचपन में इनके अंदर इनकलकेट कर दिया जाता है, उनके लिए फीड कर दिया जाता है इनके अंदर, ताकि बड़े होकर इस तरह के मौकों पे क्रंच सिचुएशंस में आकर अमेजिंग नॉक खेल जाएं या अमेजिंग बॉलिंग कर जाएं। तो आप वो देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया का जो, मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो स्टडी है ये पढ़ना चाहिए लोगों को, कहीं से अगर कुछ पढ़ने को मिले कि भाई वो किस तरह से, इनका जो स्ट्रक्चर क्या है स्पोर्ट्स का, ये किस तरह से अपने जो बच्चा जब छोटा होता है उसको किस तरह से ग्रूम करते हैं, उसका मेंटली उसको किस तरह प्रिपेयर करते हैं, इनके नीचे का स्ट्रक्चर किस तरह का। तो ये सारा पढ़ना चाहिए, बाकी मुल्कों को भी अडॉप्ट करना चाहिए, इसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए अच्छी चीज़ सीखने में। क्योंकि स्पोर्ट्स में क्रिकेट में तो हैंड्स डाउन, बाकी स्पोर्ट्स में भी ये बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन ये है कि क्रिकेट तो एक इनका ऐसा खेल है कि जिसमें ये दुनिया के लिए वैसे इसके ऊपर केस स्टडी होनी चाहिए ना प्रॉपर। बिल्कुल होनी चाहिए जी। मैं समझता हूं देखिए ना, 11 प्लेयर हैं एमर, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि 11 प्लेयर हैं, 11 की नफ्सियात को एक जैसा करना, उनको मैच विनर बनाना, और वो ताकि एक वक्त पे एक ही चीज सोच रहे हो, तो ये भी तो हेल ऑफ डिफिकल्ट है ना। हसनैन, वो दिन दूर नहीं, आई डोंट नो, अगर मेरी कोई इन्फॉर्मेशन में कमी है तो बाकी पैनलिस्ट मेरी ऐड कर दें कि वो दिन दूर नहीं है कि आने वाले वक्तों में आपको क्रिकेट में भी पीएचडी होती हुई दिखेगी। स्पोर्ट्स में तो होती है, लेकिन क्रिकेट में भी, क्योंकि हर खेल अब इतना ज्यादा फैल चुका है, उसमें इतनी डेप्थ है, इतनी बात करने को चीजें हैं
कि अब फॉर एग्जांपल अगर आप क्रिकेट बहुत अच्छी फॉलो करते हैं ना, एक क्रिकेट ही को आप बहुत उस पर ग्रिप बना ले तो उस पर बहुत वक्त लगता है, बड़ी आपको साल चाहिए। तो बाकी सारे स्पोर्ट्स के लिए अगर कोई अब पता है स्पोर्ट्स में डायसेक्शन हो गई है, ये फुटबॉल का एक्सपर्ट है, ये क्रिकेट का इसकी ग्रिप अच्छी है, इसकी हॉकी पे है, आप मल्टीपल स्पोर्ट में मुश्किल हो जाता है आपको ग्रिप रखना। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि आगे जब मुझे पूरा यकीन है कि क्रिकेट में भी कोई स्पेशलाइजेशन डिग्री कोई एजुकेशनल बेस पे होगी तो ऑस्ट्रेलिया को प्रॉपर एक ऐसा केस रेडी पेश किया जाएगा और जाना चाहिए। ठीक, एमर और बहराम से डिस्कशन का सिलसिला जारी है। अरीबा हमारे साथ लाहौर से मौजूद थी। अरीबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस डिस्कशन में नेक्स्ट सेशन में कुछ और मेहमानों के साथ भी आपकी मुलाकात होगी और इसको आगे लेते हैं ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। और स्ट्रेट अवे बहराम काजी की तरफ चलेंगे और चितेश्वर पुजारा के ऊपर इनपुट दी थी एमर ने, और अब देखते हैं कि बहराम काजी क्या कहना चाहती। जी बहराम। जी, मैं कहना ये चाह रहा था कि अगर आप रिकॉर्ड देखें चितेश्वर पुजारा का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वेदर दैट बी इन इंडिया, वेदर दैट बी इन ऑस्ट्रेलिया, एग्जाम्पलरी है, बहुत अच्छा खेले हैं वो, और बल्कि ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को बड़ा तंग किया है अपनी विकेट ना दे के। उनका यही स्टाइल रहा है, वो डॉगेड और ग्रिटी रहे हैं। अजहर अली के साथ अच्छा कंपैरिजन है मेरे ख्याल से जो एमर भाई ने दिया है, और अभी वो ससेक्स के लिए भी अच्छा खेलता हुआ रहे थे, 2.5 साल से खेल रहे हैं और कप्तानी भी कर रहे थे उनकी। ही वॉज बेस्ट पोजिशंड टू प्ले दीज कंडीशंस। उनकी मेरे ख्याल से आई थिंक अप्रोच इस दफ़ा डिफरेंट थी, वो ठक्का लगाने नहीं आए थे, इस दफ़ा वो अपनी शॉट्स खेल रहे थे और कुछ रन्स भी मिले उनको उससे। और आई गेस जब आप 444 चेस कर रहे हो तो मैं इतना फॉल्ट भी नहीं करूंगा उस इंटेंट को, अगर वो उनकी अप्रोच थी तो मैं उसको इतना फॉल्ट नहीं करूंगा, मगर परहैप्स अगर वो अपने रोल पे खेलते तो शायद वो बेहतर रहता, क्योंकि आपके पास अटैक करने के लिए प्लेयर्स थे। शुभमन गिल लाइक वी सेड स्ट्रोक मेकर है मगर इनएक्सपीरियंस्ड है। ये बहुत बड़ा स्टेज था और टेस्ट क्रिकेट में उनकी कोई 30-35 की एवरेजेस से ज्यादा नहीं है। रोहित शर्मा पे थोड़ी डिसएग्रीमेंट है मेरी बाकी पैनलिस्ट से। आई थिंक रोहित शर्मा इज वेरी वेरी गुड टेस्ट प्लेयर, पर्टिकुलरली इन इंग्लैंड। लेट एंट्रेंट है, बहुत देर बाद मौका मिला, पहले ओपन नहीं करते थे, फिर ओपन करके रन्स किए, इंग्लैंड में रन्स कर दिए, कप्तान भी थे और अच्छा खेल रहे थे। बहुत गंदा शॉट मार दिया नेथन लायन के खिलाफ, वरना जिस तरह रोहित शर्मा खेल रहे थे ना, बड़ा मुश्किल हुआ था ऑस्ट्रेलिया के लिए, बहुत अच्छे स्ट्रोक्स उनके टाइम हो रहे थे। तो आई थिंक इंडिया को इतना कोई ट्वीक अभी करने की इमीडिएट फ्यूचर में जरूरत नहीं है। आई थिंक शर्मा शुड स्टिल प्ले टेस्ट क्रिकेट, और ऑब्वियसली गिल इज द फ्यूचर। मयंक अग्रवाल के आपके पास ऑप्शन थी, मगर आई वुड ऑलवेज पिक गिल ओवर अग्रवाल। बाकी केएल राहुल की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी इंग्लैंड में एज एन ओपनर, अगर आप पिछले टूर पे जाएं, मगर केएल राहुल इंजर्ड है, तो ये एक मसला था। आई डोंट थिंक इंडिया हैज टू मच इश्यूज विद द टॉप ऑर्डर, बट इस पर्टिकुलर इंस्टेंस में दे वेंट फॉर इट। इंडिया वेंट फॉर द विन। इस चीज पे हमें थोड़ी उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि वो डरे नहीं, दे वेंट फॉर इट और इट डिडंट कम ऑफ। बाकी या आप कह सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया की भी अच्छी बॉलिंग थी, मगर आई थिंक इंडिया जिस प्लान से आया था ना, उस प्लान में उतनी कमी नहीं थी, एग्जीक्यूशन में कमी थी। अरे भाई, ये बताइएगा आईपीएल के हवाले से भी बताइएगा कि 2-2.5 महीने का सीजन खेल के आया, जिस तरह एमर ने भी बताया, और उसके बाद स्ट्रेट अवे आके आप WTC खेल रहे हैं, तो मेरा ख्याल है माइंड फ्रेम भी वही बना होता है T20 क्रिकेट का, और वाइट बॉल से जब रेड बॉल में शिफ्ट होता है तो आई थिंक 1-2 टेस्ट तो आपको लग ही जाते हैं एडजस्टमेंट करने में। तो इंडियन क्रिकेट साथ म्यूचुअली एग्री किया हुआ है कि WTC का फाइनल था और 2 वीक्स का तो गैप, 2.5 महीने का, और कुछ बॉलर कुछ बैट्समैन जो फाइनल थे, सम ऑफ देम डिड लुक टायर्ड, फिटनेस का भी कंसर्न आ जाता है। या तो आईपीएल बहुत पहले होता या इसके बाद जाता, इश्यूज देयर शुड बी सम गैप। अच्छा सर, MS धोनी के जो बारे में भी मैं बात करना चाहूँगा। जब MS धोनी कैप्टन थे तो ट्रॉफीज़ आ रही थी, और जिस भी जगह पे इंडिया फाइनल खेलता था तो जीत भी कंफर्म होती थी, एक बंच ऑफ प्लेयर्स भी अच्छे बना लिए थे। लेकिन आफ्टर द डिपार्चर ऑफ MS धोनी, डू यू थिंक कि इंडिया कहीं ना कहीं भी स्ट्रगल कर रहा है, स्पेशली इन द ग्रैंड फिनाले ऑफ एनी इवेंट? आप चैंपियंस ट्रॉफी देख लें पाकिस्तान के खिलाफ, WTC देख लें न्यूजीलैंड के खिलाफ, WTC अब देख लें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। देखिए, जो आप MS धोनी की बात कर रहे हैं, एक चीज़ मैं आपके चैनल से क्लियर करना चाहूँगा कि MS धोनी की कप्तानी में वाइट बॉल बहुत अच्छी थी। टेस्ट क्रिकेट में MS धोनी का रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। हाँ, अवे सीरीज तो बल्कि वो टॉकिंग अबाउट फाइनल्स, फाइनल जहाँ भी वो पहुंचे उस वक्त WTC का फाइनल नहीं था। अच्छा, उसमें ये 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि वाइट बॉल में तो वो जीनियस हैं, मतलब कि वाइट बॉल में मेरा ख्याल उनका रिकॉर्ड उनके लिए बोलता है। हमें उस पर ज़्यादा क्या हम बात करें कि बड़े स्टेजेस के ऊपर वो अपनी ब्रिलियंस की वजह से, बल्कि कई हमने ऐसे वाइट बॉल में मैचेस देखे जो इंडिया लग रहा था कि शायद हार जाएगा, लेकिन क्रूशियल मोमेंट्स में उन्होंने ऐसे आउटस्टैंडिंग बॉलिंग टिप्स दी अपने, या उस तरह की बॉलिंग चेंजेस की, या इस तरह के डिसीजंस लिए जिससे वो मैच बिल्कुल इंडिया के हक में हो गया।
लेकिन टेस्ट क्रिकेट में देखें दो चीजें, एक तो ये कि उनका टेस्ट रिकॉर्ड एज अ कैप्टन इतना अच्छा नहीं है इंडिया के लिए। इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में बेहतर हुए विराट कोहली की कप्तानी के अंदर, जहां पे ये थोड़े राइज किया था इंडिया ने। दूसरा ये था कि जो MS धोनी के पास, मैं ये भी थोड़ा उनको थोड़ा मार्जिन भी दे रहा हूं कि उनके पास रिसोर्सेज भी इतने अच्छे नहीं थे उस वक्त। आप ईशांत शर्मा को देखेंगे तो वो भी इतने अच्छे टेस्ट फास्ट बॉलर नहीं हुआ करते थे। कभी उनके पास मुनाफ पटेल के बड़ी मीडियोकर सी बॉलिंग हुआ करती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और अभी कुछ बैटिंग शुरू से ही उनके पास अच्छी रही है, लेकिन जो बॉलिंग बहुत ही मीडियोकर लेवल की इंडिया के पास होती थी, तो उस वजह से भी इंडिया जो है वो इनकी कप्तानी में अच्छा नहीं कर सका। लेकिन हाँ, मैं विराट कोहली को जरूर कहूंगा कि जब वो आए ना, वो शायद राइट काइंड ऑफ एटीट्यूड लेकर आए थे एज अ स्किपर टेस्ट क्रिकेट में, जहां पर उन्होंने काफी खुद भी परफॉर्म किया सारे सिनेरियो में। बहुत सारी डबल सेंचुरीज भी विराट कोहली ने जो है वो स्कोर की थी। लेकिन ये बात जो आपकी, मैं इस पर थोड़ा सा वक्त दूंगा कि जो इंडिया क्यों बड़े स्टेजेस पे रह जाता है, मेरा जाती राय के मुताबिक बड़े स्टेजेस में, चाहे वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हो, लास्ट टाइम न्यूजीलैंड ने इनको हराया था, इस मरतबा इनको ऑस्ट्रेलिया ने हराया है, या ICC की जो ट्रॉफीज हैं, बाकी वाइट बॉल क्रिकेट की हम बात करेंगे, ये थोड़ी सी डिफेंसिव अप्रोच के साथ जाते हैं। यानी डिफेंसिव इन सेंस कहूंगा कि कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। एक होता है ना कि आउट एंड आउट गए और बड़ी अग्रेसिव क्रिकेट खेली कि भाई अग्रेसिव क्रिकेट खेली कि भाई हमें हार जीतनी, तुम अच्छी क्रिकेट खेलो, अग्रेसिव क्रिकेट खेलो, ऑपोजिशन को तुम खुद ही डाउन कर लोगे। ऐसा नहीं था, ये बहुत ही, चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ मैचेस में आप देखें या किसी और के खिलाफ भी ये मैच खेले, तो ये थोड़े रिजर्व रहकर खेले यार, सेफ ओपनिंग में। आप मुझे कोई एक मैच भी शायद मुझे याद नहीं आता कि कोई फाइनल या सेमीफाइनल उन्होंने खेला और उनके ओपनर्स ने आके बर्स्ट कर दिया, ऐसा नहीं हुआ। ये बड़े क्या विकेट बचानी है शुरू में, बाद में देख लेंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि इंडिया को बड़े स्टेजेस पे पहुंच के थोड़े बड़े दिल के साथ, बेहतर स्ट्रेटजी के साथ जो है वो आना पड़ेगा। रिजर्व अप्रोच या कैलकुलेटेड रिस्क वाली जो चीज है ना, वो उनके लिए अभी वर्क नहीं कर रही है। अच्छा बैराम, शुभमन गिल के कैच के हवाले से बताएं। पूरी दुनिया में वो कैच जो है ना, उसका शोर मचा हुआ है, वो क्या था और वो अंपायर गलत थे या फिर तमाम तर जो ट्रोलिंग हो रही है वो गलत है? देखिए, इस पे तो आई कीप इट शॉर्ट, उसके बाद मैंने जरा कुछ और बातें करनी मैं वो कर लूंगा। डेफिनेटली कैच लेजिटिमेट था। देखिए, रूल बुक ये कहती है, और मजहर अरशद का एक ट्वीट है, अगर किसी ने जाकर चेक करना है वो चेक कर लें, फिंगर्स अंडरनीथ द बॉल थी बिफोर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड, और जब ग्राउंड पे भी टच हुआ, आप देख सकते हो उनकी 2 उंगलियां वहां पे हैं, फिर वो ग्रास को टच हो रहा है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए मेरे ख्याल से लेजिटिमेट कैच था, और सॉफ्ट सिग्नल रूल खत्म हो चुका है। पहली ऐसी इंस्टेंस थी कि बस अब ये थर्ड अंपायर कॉल थी, ही हैड नो इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द अंपायर टू गो विद। मेरे हिसाब से तो ये एक सक्सेस थी, क्योंकि फॉर मी दैट वाज आउट। अगर मैंने डिसीजन देना होता तो रिचर्ड केटलब्रो मेरा एक ही डिसीजन होता। बाकी देखिए, इस तरह की चीजें तो होती हैं, इस पे डिबेट होगी, इस पे डिस्कोर्स होगा, क्योंकि ऑब्वियसली एक साइड नाखुश है इसके साथ। और शुभमन गिल आई थिंक वाज अ बिट इमेच्योर जब उन्होंने ही ट्वीट कर दिया उस तस्वीर को। तो दैट इज नॉट समथिंग दैट आई एंडोर्स, एंड आई थिंक बस अंपायर ने, शादाब खान ने कहा था ना, एक दफा अंपायर ने दे दिया आउट तो बस हो गया आउट। बट अर्लियर वाली कॉन्वर्सेशन में आई वुड लाइक टू चाइम इन। आई थिंक मैं भी अग्री करूंगा अमर भाई से कि महेंद्र सिंह धोनी का अगर आप अवे टेस्ट रिकॉर्ड देखें तो काफी सब स्टैंडर्ड है, बल्कि वो तो व्हाइट वॉश खाते रहे इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में। आप ये आर्ग्यूमेंट जरूर ला सकते हो कि वो वाली रिसोर्सेज नहीं थी, मगर विराट कोहली ने भी अपनी रिसोर्सेज ग्रूम की थी, एंड आई थिंक ही वाज अ स्प्लेंडेड टेस्ट कैप्टन। मेरे हिसाब से तो उनको ही टेस्ट कैप्टन रहना चाहिए था, एंड दैट कुड बी एन इशू। बट इंडिया का मैं ये भी मानता हूं कि अब आपके पास सबूत है, देखें 2013 से कुछ जीते नहीं है वर्ल्ड स्टेज पे। बायलैटरल्स में बहुत अच्छा खेलते हैं, जो वो क्रिकेट बोलते हैं ना हम खेलना चाहते हैं, बायलैटरल्स में नजर आती है। बिग स्टेज पे थोड़े से रिजर्व हो जाते हैं वो, बट आई थिंक इस इंस्टेंस में नहीं हुए। आई थिंक दे एक्चुअली वेंट फॉर इट। और 444 बहुत स्कोर होता है, आसान करना नहीं है वो। अगर ये 300 350 स्कोर होता तो मेरे ख्याल से इंडिया ने कर ही जाना था। शायद विराट कोहली वो शॉट भी ना खेलते, शायद वो कहते हैं हम आराम से निकाल लेंगे, द बल्क ऑफ द वर्क इज डन। बट हाँ, कोहली एज टेस्ट कैप्टन आई थिंक वाज द बेस्ट इंडिया हैड। ये उनकी गलती है कि उनको सैक किया। और MSD की ODI और T20 में तो कोई मुकाबला ही नहीं है ना, सब कुछ वो चैंपियंस ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप, असल वर्ल्ड कप सब जीते हैं। मगर टेस्ट क्रिकेट में ना उनके पास वो सलाहियत नहीं थी मेरे हिसाब से, क्योंकि उनके रिजल्ट्स दे स्पीक फॉर देमसेल्व्स। अच्छा अरीबा, थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया के हवाले से भी अब बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भी बड़ा शानदार परफॉर्म किया, और ऑस्ट्रेलियंस जो ये बड़े टूर्नामेंट होते हैं, फाइनल होते हैं, उसके लिए जाने जाते हैं। और आज एक दफ़ा फिर उन्होंने देख लें कि संडे को चैंपियंस ट्रॉफी जो हुई, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुई, उसमें उन्होंने साबित कर दिया कि वो जब भी ट्रॉफी होती है तो वो फिर अलग से खेलते हैं। देखें, अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो उनके लिए जीतना मतलब कि एक चाइल्ड्स डे की तरह है। वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल टीम है क्रिकेट की हिस्ट्री में। देखिए, उनके अंदर लूजिंग नजर नहीं आता, वो उनके अंदर एक चैंपियन मेंटालिटी है। अगर उनके बॉलर्स को देखें, आई मीन दे मीन बिजनेस। वो वहाँ पे स्लेजिंग भी कर रहे हैं, वो वहाँ पे बाउंसर भी मार रहे हैं, रिस्ट पर भी बॉल मार रहे हैं। वो इंतहा एक नॉन अपोलोजेटिक वे में खेला है, तो उनके लिए जीत मैटर करती है। सेकेंडली,
उनके अंदर फियर ऑफ लूजिंग नहीं है। अगर आप सब कॉन्टिनेंट टीम्स की बात करें, उनको होता है हमारे मुल्क में एक ही स्पोर्ट है जिसकी बेतहाशा व्यूअरशिप पर हम पर ही नजरें हैं, तो थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में चला जाता है कंसिडरिंग के फियर ऑफ लूजिंग रहने वाली बात। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को आप देख रहे हैं तो वो खुलकर खेलते हैं, वो उस दिन ज्यादा अग्रेशन शो करते हैं, उनको होता है कि यार हमने बस जीतना है। ऑस्ट्रेलिया के आप देखें, वो भी टेस्ट मैच की अगर सेलिब्रेशन देखें, दैट इज प्रीटी ऑर्डिनरी है। उनके लिए कोई नई बात नहीं थी आईसीसी टूर्नामेंट जीतना। दे नो द आर्ट ऑफ हाउ टू विन अ टूर्नामेंट, कोई भी आईसीसी टाइटल हो। और आप देखिए उनकी गोल्डन जनरेशन नहीं है, ये इनकी जो 2000 की जनरेशन थी, इनकी गोल्डन जनरेशन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इसी पूल ऑफ प्लेयर्स ने इनको 3 आईसीसी टाइटल जितवाए हैं। इनको 15 में ओडीआई वर्ल्ड कप, फिर 21 में टी20 वर्ल्ड कप और बी टेस्ट में, मतलब तीनों फॉर्मेट्स के आईसीसी टाइटल्स इस पूल ऑफ प्लेयर्स ने जीता हुआ है। तो आई थिंक दे डू हैव अ चैंपियंस मेंटालिटी, और वो मेंटली बहुत स्ट्रांग है व्हेन इट कम्स टू हैंडलिंग प्रेशर, और टेक्टिकली भी बहुत आगे नजर आते हैं इन प्ले। थोड़ा सा अगर मैं ये ऐड कर दूं, आई थिंक बहुत अच्छे पॉइंट्स रेज किए हैं रीबा ने, क्योंकि इंडिया में इतनी तादाद क्रिकेट देखती है तो प्रेशर वो आ जाता है, तो डेफिनेटली दिस कुड हैव अ रोल टू प्ले कि वो क्यों नहीं कुछ जीत पा रहे। और ये बात होगी, ये हुडू वाली बात नैरेटिव में आ गई है, आपके लोग इसके बारे में बात करेंगे, दे हैव टू डील विद दिस। क्या ये प्लेयर्स खुद ये समझते हैं कि हम अंडर प्रेशर आ जाते हैं, हम चोक कर देते हैं? दैट्स व्हाट मैटर्स, क्योंकि अगर तो उनके दिमाग क्लियर हैं तो मेरे ख्याल से उसमें कोई मसला नहीं है। बाकी ऑस्ट्रेलिया ने सब कुछ जीत लिया, फर्स्ट एवर टीम टू कंप्लीट द सेट, राइट? कोई ऐसी ट्रॉफी नहीं क्रिकेट में जो वो नहीं जीते, और ऐसी कोई टीम है नहीं जिन्होंने ये किया हो पहले, तो उनको इस पे डेफिनेटली दाद देनी चाहिए। बल्कि शो से पहले अमर भाई और मैं यही बात कर रहे थे कि ये हारे कब है फाइनल हमारी जिंदगियों में, तो कोई दो इंस्टेंसेस हमें याद आए हैं, 96 का फाइनल और वर्ल्ड कप का श्रीलंका के खिलाफ, और टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल इंग्लैंड के खिलाफ, आई थिंक 2010 में था वो। अमर भाई आपको कुछ और याद आ रहा है? जी, मुझे अपनी लाइफ में तो सिर्फ यही याद आ रहा है कि जो अपने ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे 1999, 2003, 2007, तो अब इनकी अपनी ज़िंदगी में तो यही देखें कि इंस्टेंस के बड़े मैच टूर्नामेंट में या बड़े मैचेस में ये जीते चले गए। अब आप ये देखिए इनके वर्ल्ड कप गिने आप ज़रा, 87 का वर्ल्ड कप जो है ये जीते हैं, 92 में चले पाकिस्तान जीत गया, 96 का फाइनल खेले, 99 जीते, 3 जीते, 2003 जीते, 7 जीते, 11 में चले इंडिया में था, थोड़ा कंडीशंस के लिए डिफरेंट थी, 15 जीत गए, फिर इस इन बिटवीन इसके बीच में चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते और टी20 वर्ल्ड कप भी जीत गए अभी 21 में। तो मतलब इनके लिए इतनी ग्लोरी है, ये प्रॉपर केस स्टडी है स्पोर्ट्स में कि यार ऑस्ट्रेलिया को पढ़ना चाहिए कि नहीं, वैसे एमर ये केस स्टडी है ना, जिस तरह बैराम ने भी बात की कि अब प्लेयर्स को मतलब समझाते हैं, मतलब साइकोलॉजिस्ट तो हर टीम के साथ होते हैं, लेकिन इनकी कोई ऐसी साइकी है कि अगर टॉप टीम ना भी हो तो ये ले जाते हैं। इनका स्पोर्ट्स का भी असल में ये सिस्टम है पूरा, इनका जो डायनामिक है ना, एज अ कंट्री स्पोर्ट्स बहुत सीरियसली लेते हैं। आप देखें कितनी प्राइड महसूस होती है ऑस्ट्रेलियन को बैगी ग्रीन पहन के, उसके लिए वो इतनी बड़ी चीज है कि मैंने सिर्फ ये टोपी पहन ली है, आई गेट टू रिप्रेजेंट ऑस्ट्रेलिया। और वही नेवर से डाई एटीट्यूड जो है ना, वो बहुत बचपन में इनके अंदर इनकलकेट कर दिया जाता है, उनके लिए फीड कर दिया जाता है इनके अंदर, ताकि बड़े होकर इस तरह के मौकों पे क्रंच सिचुएशंस में आकर अमेजिंग नॉक खेल जाएं या अमेजिंग बॉलिंग कर जाएं। तो आप वो देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया का जो, मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो स्टडी है ये पढ़ना चाहिए लोगों को, कहीं से अगर कुछ पढ़ने को मिले कि भाई वो किस तरह से, इनका जो स्ट्रक्चर क्या है स्पोर्ट्स का, ये किस तरह से अपने जो बच्चा जब छोटा होता है उसको किस तरह से ग्रूम करते हैं, उसका मेंटली उसको किस तरह प्रिपेयर करते हैं, इनके नीचे का स्ट्रक्चर किस तरह का, तो ये सारा पढ़ना चाहिए। बाकी मुल्कों को भी अडॉप्ट करना चाहिए, इसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए अच्छी चीज़ सीखने में, क्योंकि स्पोर्ट्स में क्रिकेट में तो हैंड्स डाउन, बाकी स्पोर्ट्स में भी ये बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन ये है कि क्रिकेट तो एक इनका ऐसा खेल है कि जिसमें ये दुनिया के लिए वैसे इसके ऊपर केस स्टडी होनी चाहिए ना प्रॉपर। बिल्कुल होनी चाहिए जी, मैं समझता हूं। देखिए ना 11 प्लेयर हैं एमर, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि 11 प्लेयर हैं, 11 की नफ्सियात को एक जैसा करना, उनको मैच विनर बनाना, और वो ताकि एक वक्त पे एक ही चीज सोच रहे हो, तो ये भी तो हेल ऑफ डिफिकल्ट है ना। हसनैन वो दिन दूर नहीं, आई डोंट नो, अगर मेरी कोई इन्फॉर्मेशन में कमी है तो बाकी पैनलिस्ट मेरी ऐड कर दें कि वो दिन दूर नहीं है कि आने वाले वक्तों में आपको क्रिकेट में भी पीएचडी होती हुई दिखेगी। स्पोर्ट्स में तो होती है, लेकिन क्रिकेट में भी, क्योंकि हर खेल अब इतना ज्यादा फैल चुका है, उसमें इतनी डेप्थ है, इतनी बात करने को चीजें हैं कि अब फॉर एग्जांपल अगर आप क्रिकेट बहुत अच्छी फॉलो करते हैं ना, एक क्रिकेट ही को आप बहुत उस पर ग्रिप बना ले तो उस पर बहुत वक्त लगता है, बड़ी आपको साल चाहिए। तो बाकी सारे स्पोर्ट्स के लिए अगर कोई अब पता है स्पोर्ट्स में डायसेक्शन हो गई है, ये फुटबॉल का एक्सपर्ट है, ये क्रिकेट का इसकी ग्रिप अच्छी है, इसकी हॉकी पे है, आप मल्टीपल स्पोर्ट में मुश्किल हो जाता है आपको ग्रिप रखना। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि आगे जब जाकर, जब मुझे पूरा यकीन है कि क्रिकेट में भी कोई स्पेशलाइजेशन डिग्री कोई एजुकेशनल बेस पे होगी, तो ऑस्ट्रेलिया को प्रॉपर एक ऐसा केस रेडी पेश किया जाएगा और जाना चाहिए। ठीक, एमर और बैराम से डिस्कशन का सिलसिला जारी है। अरीबा हमारे साथ लाहौर से मौजूद थी। अरीबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इस डिस्कशन में नेक्स्ट सेशन में कुछ और मेहमानों के साथ भी आपकी मुलाकात होगी और इसको आगे बढ़े। लेते हैं ब्रेक, स्टे विद अस।